Good morning, all of you, and welcome to this video lecture. Uh, this is from the course Marketing Management for MCOM SEM2 students, and the topic that I'm going to deal in this presentation is market segmentation. So let us first start with understanding the word segmentation. मार्केट सेगमेंटेशन को हम हिंदी में बाजार खंडीकरण भी कहते हैं और सेगमेंटेशन को हम खंडीकरण कहते हैं। तो खंडीकरण क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। खंडीकरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को अलग अलग भागों में अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस चित्र में हमने एक केक है जिसे अलग अलग टुकड़ों में बांटा है। तो ये जो अलग अलग टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया है इसे ही हम खंड। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। तो हमारा मूल टॉपिक है बाजार खंडीकरण। बाजार खंडीकरण का आशय, जैसे हम सभी जानते हैं, बाजार होता है कि ग्राहकों का जो वृहद वर्ग है वही हमारे लिए बाजार है। तो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि अलग अलग प्रकार के बहुत से ग्राहक हैं जिन्हें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। उनको उनके अंदर जो समानता है, जैसे यहाँ पे इस चित्र में अलग अलग रंग हैं, रंगों का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पे अलग अलग रंगों के आधार पे आप देख रहे हैं कि ग्राहकों को हमने क्या किया है, अलग अलग टुकड़ों में या अलग अलग समूहों में बांट दिया है। तो इसी ग्राहकों के वृहद समूह को अलग अलग छोटे समूहों में बांटने की प्रक्रिया को हम बाजार खंडीकरण कहते हैं। अब इसके अलग अलग आधार हो सकते हैं, जैसे ग्राहकों की उम्र, उनके रहने का स्थान, उनका जेंडर, उनकी आमदनी, बहुत से अलग अलग ऐसे आधार हैं जिनके माध्यम से हम बाजार खंडीकरण कर। अब क्यों जरूरत पड़ती है बाजार खंडीकरण की, ये जानना आवश्यक है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि जो ग्राहक हैं मानव होने के कारण सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सभी कोई मानव है और मानवीय तत्व है। हम सभी जानते हैं कि एक दूसरे से हम सभी भिन्न हैं कहीं ना कहीं। तो हम सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। अलग अलग मानव हैं, अलग अलग लोग हैं, उन सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो इन्हीं अलग अलग आवश्यकताओं को हम बेहतर तरीके से संतुष्ट कर सकें, इसके लिए खंडीकरण ज़रूरी है। अलग होने के कारण सबकी क्रय प्राथमिकताएं अलग होती हैं। किसी को कुछ पहले चाहिए तो किसी को कुछ पहले चाहिए, क्योंकि आमदनी सीमित होती है तो सोच समझ के लोग पैसा खर्च करते हैं। तो इस कारण से क्रय प्राथमिकताएं लोगों की अलग होती हैं। और हम सभी जानते हैं कि ग्राहक भिन्न है, तो इन भिन्नताओं के कारण उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। अब इतनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं कि सभी ग्राहकों को अगर हम समग्र रूप से समझने की कोशिश करें तो काफ़ी मुश्किल होगी और बिल्कुल असंभव सा ये कार्य है। तो इसी के मद्देनज़र ग्राहकों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए ग्राहकों को कुछ समानताओं के आधार पर हम क्या करते हैं कि अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, जिससे हम उस एक उपवर्ग को या एक समूह की आवश्यकताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें और उनको अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर सकें। अब अलग अलग
आयु वर्ग के हिसाब से या फिर जेंडर के हिसाब से अलग अलग आवश्यकताएं होती है। तो जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं किसी एक उपवर्ग की, उन आवश्यकताओं को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरा कर सकें, इसके लिए भी उनका वर्गीकरण करना या उनका खंडीकरण करना ज़रूरी है। और बाजार खंडीकरण करने के बाद हम ज़्यादा अनुकूल विपणन व्यूह रचना कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद हम आते हैं खंडीकरण की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अलग अलग लोग हैं, उन सबकी अभिलाषाएं, उन सबकी इच्छाएं, उन सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कार चाहिए, किसी को एक्सेसरीज चाहिए, पर्स चाहिए, जूते चाहिए, किसी को वेकेशन पे जाना है, किसी की साइकिल की आवश्यकता है। तो हम जैसा हमने बात किया कि ग्राहकों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, तो उसी को ये चित्र दर्शा। अब एक हम आते हैं इसका तार्किक आपको विश्लेषण, तार्किक एक्सप्लेनेशन बताने के ऊपर। तो जैसे हम यहाँ पे टूथपेस्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। आप सभी टूथपेस्ट का प्रयोग करते होंगे अपने अपने रोज़मर्रा के जीवन में। तो आप देखेंगे कि आप जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही घर में 4 लोग हैं और चारों 4 अलग अलग टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाजार में सभी टूथपेस्ट बिक रहे हैं, तो इनमें कौन बेहतर है? ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा बेहतर है या कोई उससे कमतर है। क्या है कि ग्राहकों की अपनी अपनी अभिरुचियां हैं, सभी को एक दूसरे से भिन्न है। तो किसी को किसी टूथपेस्ट की कोई बात अच्छी लगती है, किसी को किसी दूसरे टूथपेस्ट की कोई दूसरी बात अच्छी लगती है। किसी को आयुर्वेदिक उत्पाद चाहिए, तो किसी को एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट चाहिए या फ्लेवर चाहिए। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे सेंसोडाइन का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जिनके दांतों में झंझनाहट होती है, ठीक है, तो उनको आवश्यकता पड़ती है सेंसोडाइन, उसमें रिलीफ करते। तो अलग अलग ग्राहक हैं, सबकी अलग अलग बनावट है, संरचना है दांतों की, तो अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग टूथपेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और अपनी पसंद के अनुसार वो बाज़ार में इनमें से कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हैं। अब हम आते हैं कि खंडीकरण से हम प्रभावशाली निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो खंडीकरण से निर्णयन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, परंतु इसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक है। उसमें सबसे पहली बात जो है वो है होमोजेनिटी। होमोजेनस होना चाहिए। होमोजेनस कहने का मतलब कि जिन कस्टमर्स को हमने एक उपवर्ग या एक समूह में डाला है, उनके बीच कुछ ना कुछ समानता होनी जरूरी है, समानता होना नितांत आवश्यक है। अगर समानता नहीं रहेगी तो हम उन्हें एक साथ एक वर्ग में या एक समूह में नहीं रख सकते। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है वो है आइडेंटिफाइबिलिटी, कि जिस आधार पर भी हम बाजार खंडीकरण कर रहे हो वो हमारा आधार मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मेजरेबल नहीं है, मापने या नापने योग्य नहीं है, क्वांटिफाई उसको हम नहीं कर सकते, तो फिर वो आधार हमें छोड़ देना चाहिए। तो हम ऐसे ही आधारों को लेते हैं जिनको हम क्वांटिफाई कर सके, जिनको हम मेजर कर सके, और उन्हीं के आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांटते हैं। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, अगला पॉइंट है हमारा एक्सेसिबिलिटी। तो जो अलग अलग उप समूह हम तैयार करते हैं बाजार खंडीकरण के पश्चात, वो उप समूह हमारे लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, हमारी पहुंच में होने चाहिए, ताकि हम उनके बीच विज्ञापन कर सकें और उन्हें वितरण माध्यमों से वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करा सकें। और सेगमेंटेशन जो हमारा पूरा है, ये बाजार खंडीकरण की जो प्रक्रिया है, ये इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रभावशाली मांग का सृजन कर पाने में सक्षम हो, क्योंकि ग्राहक किसी भी वस्तु को या सेवा को क्रय तभी कर पाएगा जब उसके पास क्रय शक्ति हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम समूह या उप समूह तैयार कर रहे हैं खंडीकरण के माध्यम से, उनके पास परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति हो, या फिर वो क्रय शक्ति को प्रभावित कर पाने में सक्षम हो। अब हम इसके बाद आते हैं
सेगमेंटेशन एनालिसिस के ऊपर, खंडीकरण विश्लेषण के ऊपर। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत से अलग अलग स्टेप्स हैं। और सबसे पहला स्टेप इसका है कि हमें खंडीकरण के उद्देश्यों को और उसके क्षेत्र को परिभाषित करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अब इसे करने में हमें क्या क्या करना है, तो सबसे पहले हमें अपने विपणन उद्देश्यों को परिभाषित करना पड़ेगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे विपणन उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि ये उसी का सबऑर्डिनेट होगा, ये उसी के अंतर्गत होगा। हमारे विपणन उद्देश्यों से हटकर हमारे खंडीकरण के उद्देश्य नहीं हो सकते। तो ये विपणन उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए, उनका प्रतिपूरक होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कोई नया खंड सृजित करना चाह रहे हैं या फिर हम किसी एग्जिस्टिंग सेगमेंट को, जो पहले से खंड मौजूद है बाजार में, या खंडीकरण के पश्चात जो अलग अलग समूह है जिनका हमें पता है कि इस तरीके का एक समूह है, इनके बीच ये समानताएं हैं, तो क्या हम उन्हें ही ज़्यादा अधिक बेहतर तरीके से संतुष्ट करने की कोशिश करें। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि नया खंड या फिर पुराने किसी खंड जिसकी पहचान कर ली गई हो, उसे हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से संतुष्टि प्रदान करनी है। उसके बाद फिर और एक प्रश्न है जिसका हमें यहाँ पे विश्लेषण की प्रक्रिया में उत्तर देना है। वो है कि हम जो एग्जिस्टिंग डेटा है, सेकेंडरी डेटा है पहले से अवेलेबल मार्केट में, हम क्या उसका प्रयोग करेंगे या कोई हम नया रिसर्च करेंगे, नया शोध करेंगे जिसके जरिए हम फिर नया डेटा, प्राइमरी डेटा जनरेट करेंगे और उसके आधार पर खंडीकरण करेंगे। तो ये निर्णय हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम ये जो सेगमेंटेशन एनालिसिस कर रहे हैं, खंडीकरण विश्लेषण कर रहे हैं, इसमें किस हद तक, किस सीमा तक हमें डिटेलिंग की ज़रूरत है, कितनी सूक्ष्म स्तर पर जाके हमें जानकारियाँ चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हमें निर्णय पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें सेकेंड स्टेप है कि हम पूरे बाजार का, समग्र बाजार का विश्लेषण करते हैं। तो इसमें हमें बाजार के कैरेक्टर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे उनका पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है, साइज हो सकता है, ठीक है, इनकम हो सकता है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं मार्केट के जिनको हमें एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद फिर किसी एक उत्पाद के लिए जिसके संदर्भ में हम विश्लेषण कर रहे हों, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि उसके जो उपयोगकर्ता हैं और जो उसे उपयोग नहीं करने वाले लोग हैं, उनके बीच मूल अंतर क्या है। जो उपयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस मूल अंतर का हमें पता लगाना हमारे लिए आवश्यक है। उसके बाद फिर हमें उन कारकों का पता लगाना पड़ेगा जो इन कारकों के आधार पर हम जो प्रयोग करता है उस किसी एक उत्पाद के और जो उसे प्रयोग नहीं करने वाले हैं, उनके बीच हम भेद कर सकें। अब उसके बाद हमें खुद की प्रतियोगी स्थिति बाजार में क्या है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं बाजार में, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी उपस्थिति किस हद तक है, कहाँ तक है, ठीक है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स से कितना आगे हैं या पीछे हैं, किस स्थान पे हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा स्टेप जो इसका है यह है कि हम जो भी सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं उन सभी सेगमेंट्स का हमें एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोफाइल बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो है कि कस्टमर्स के अलग अलग ग्रुप्स या अलग अलग जो उनके समूह हैं, उपसमूह हैं, उनको उनके बीच भेद करने वाले कारकों का पता लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद किसी एक प्रोफाइल के अंदर, किसी एक समूह के अंदर, ठीक है, जो अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर्स, उनके जो प्रोफाइल हैं, उनमें कितनी कंसिस्टेंसी है, उनमें कितनी ज़्यादा समानताएं हैं आंतरिक रूप से, इसका हमें पता लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम आते हैं चौथे स्टेप की तरफ। और चौथा स्टेप जो है ये है कि अब हमने डेवलप कर लिए हैं सेगमेंट प्रोफाइल्स, तो अब हम उन्हें इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, उनका मूल्यांकन करेंगे। इसमें सेगमेंट के अंदर ही जो किसी एक सेगमेंट के अंदर क्या क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं, उसका भी पता लगाएंगे। और अलग अलग सेगमेंट्स के बीच जो मुख्य अंतर हैं और मुख्य समानताएं हैं उनका हम पता लगाएंगे। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं कि सेगमेंट्स के साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी एक सेगमेंट के अंदर हमें भिन्नताएं दिखती हैं तो उसे हम पुनः फिर से उसका सेगमेंटेशन कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं।
और अगर हमें लगता है कि किसी दूसरे सेगमेंट में भी कुछ समानताएं हैं तो हम उस सेगमेंट से कुछ यूनिट्स को, जो समान यूनिट है, उसे अपने जो टारगेटेड लक्षित हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट के साथ जोड़ सकते हैं। तो इसके आधार पर हम सेगमेंट की साइज घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर एक इसमें और तथ्य है जिसका हमें पता लगाना है कि विकास को लेकर, ग्रोथ को लेकर जो सेगमेंट्स हमने क्रिएट किए हैं वो कितने सेंसिटिव हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी से पता चलता है कि आगे विपणन क्रियाओं को लेकर विकास की क्या संभावनाएं हैं। फिर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हमारा जो है वो है टारगेट सेगमेंट्स का चुनाव। कैसे हम सेलेक्ट करेंगे अपने टारगेट सेगमेंट्स को? तो हमें सेगमेंटेशन के पश्चात जो भी ऐसा सेगमेंट समझ में आए कि ये सबसे बेहतरीन है और यहाँ पे संभावनाएं विपणन की सबसे प्रबल हैं, उसका हम चुनाव करते हैं। फिर उसके बाद जो टारगेट सेगमेंट्स इस तरीके से हमने डिसाइड किया, चिन्हित किए, उन टारगेट सेगमेंट्स के बारे में अगर और हमें कुछ उसकी विशेषताओं के बारे में जानना है, उसके यूनिट्स के व्यवहार के बारे में जानना है, तो हम एडिशनल डिटेल्स जमा करने की कोशिश करते हैं, एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद फिर हम अगर मान लें कि किसी कारणवश संपूर्ण डेटा, संपूर्ण आंकड़े उपलब्ध नहीं है किसी सेगमेंट के बारे में जहाँ पे हमने काम करना निश्चित किया या निर्धारित किया जिस सेगमेंट के साथ, तो फिर हम उसके बारे में कुछ अवधारणाएं बनाते हैं। अगर आंकड़े हैं तो आंकड़ों के आधार पर, और नहीं आंकड़े नहीं है तो फिर हम अवधारणाएं कुछ स्थापित करेंगे। अवधारणाएं बहुत ध्यान रखना है कि ये रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल तुक्का हम लगा दें। तो कुछ ना कुछ तथ्य होना चाहिए जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं। इसमें एक आखिरी पॉइंट और है कि जिस टारगेट सेगमेंट का हमने चुनाव किया है उसको लेके संभावित प्रतिस्पर्धा क्या होगी बाजार में, उसका आकलन हम करते जरूरी है। आप सबको पता है कि बाजार बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धी है। फिर इसमें अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप जो है वो है कि जब हमने टारगेट सेगमेंट का चुनाव कर लिया तो अब हम उस टारगेट सेगमेंट को लेके, चूंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो हमें एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उसको लेके डिज़ाइन करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये जो विपणन व्यू है उसकी रचना करते हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें कुछ निर्णय लेने हैं जो उत्पाद से संबंधित है, उत्पाद के मूल्य से संबंधित है, उसके संवर्धन से संबंधित है और उसके वितरण से संबंधित है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग जो है वो वाली स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। और इसके पश्चात अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा सेगमेंट भी है जो हमारी स्ट्रैटेजी के प्रति पॉजिटिव रिस्पांस देगा, सकारात्मक रुख दिखाएगा, तो उनको अपने सेगमेंट में मर्ज कर लेते हैं। इसमें एक आखिरी स्टेप है, ये है रीअप्रेजल ऑफ सेगमेंटेशन की। अब सारा कुछ हमने कर लिया है तो एक बार ज़रूरत है कि हम पुनः मूल्यांकन कर लें। तो इस पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जो हमने व्यू रचना बनाई है, विपणन नीतियाँ, अपनी स्ट्रैटेजी वगैरह जो निर्धारित की है, उनको लेके आवश्यक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं है, या हमें उपलब्ध हो जाएंगे या हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि, और ये बहुत ज़रूरी है कि सेगमेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट में हर एक चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है, लोचशीलता बहुत आवश्यक है। तो भविष्य में हो सकता है कि हम बहुत अच्छा करें तो हम एक्सपैंड करने की सोचें, या फिर अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो हम खुद को थोड़ा समेटने की सोचें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें भविष्य में ये एक्सपेंशन या फिर ये कॉन्ट्रैक्शन करने में मदद पहुंचाएगी। इसके बाद फिर हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी से ही जुड़ा ये पॉइंट है, अगला पॉइंट हमारा, कि चेंज अडेप्टेशन कैपेबिलिटी अपनी मेजर करनी चाहिए। चेंज अडेप्टेशन कैपेबिलिटी मेजर करने से हमारा तात्पर्य ये कि बाज़ार, आप सबको पता है, बाज़ार या विपणन को बहुत से ऐसे बाह्य वातावरण के कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। वो डायनामिक है और उस वातावरण पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल है।
तो इस तरीके के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस के कारण विपणन नीतियाँ, बाजार, उत्पाद सभी कुछ प्रभावित होते हैं। तो अगर कोई संभावित उस तरीके का कोई बदलाव आए बाजार में, या फिर कोई ऐसा बदलाव जिसे हम नहीं देख पा रहे हो अभी, पर भविष्य में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोचशीलता इस प्रकार से बनी रहे हमारे विपणन व्यूह रचना में कि हम उस बदलाव के अनुरूप खुद में परिवर्तन कर सकें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा कि जो कुछ भी हम यहाँ पे व्यू रचना कर रहे हैं अपने टारगेटेड सेगमेंट को लेकर, वो हमारे संगठन का मजबूत पक्ष बनना चाहिए, और जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य हैं हमारे संगठन के, उनका प्रतिपूरक होना चाहिए। तो अगर इससे हमारे संगठन के लक्ष्यों की अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो है सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट्स। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि मार्केट्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडस्ट्रियल मार्केट, दूसरा कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट के सेगमेंटेशन के लिए दो चीज़ें प्रमुखता से हमें जाननी हमारे लिए आवश्यक है। पहला है कंज्यूमर बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक, कि हर कंज्यूमर का अपना एक कुछ बैकग्राउंड होता है, तो उस बैकग्राउंड की जो विशेषताएं हैं वो उस पृष्ठभूमि के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। और एक दूसरा है बाजार का इतिहास, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डील करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके सेगमेंटेशन वेरिएबल्स का जिक्र किया गया। अलग अलग बहुत ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके आधार पर हम सेगमेंटेशन करते हैं। इन वेरिएबल्स में प्रमुख हैं ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और जनरल लाइफस्टाइल। तो ज्योग्राफी में रीजन ऑफ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, किस क्षेत्र विशेष में हमें उत्पाद का वितरण करना है। उसके बाद फिर कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं वो आती हैं। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ कस्टमर्स आता है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा मोबाइल होते हैं और कुछ क्षेत्रों के लोग कम मोबाइल होते हैं। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, कहीं आमदनी के कारण या कुछ अन्य कारक होते हैं जिनके कारण लोग दूसरे राज्यों में, दूसरे क्षेत्रों में अर्न करने या रहने के लिए चले जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हमें संपूर्ण रूप से विश्लेषण करना चाहिए। फिर डेमोग्राफिक वेरिएबल के अंतर्गत जैसे एज आ गया, जेंडर आ गया, इनकम आ गया, एजुकेशनल लेवल आ गया, सोशल स्टेटस आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ये सब अलग अलग मेजरेबल वेरिएबल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के। तो उसी में हमें इन सब के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कि हम सही तरीके से अपने ग्राहक को समझ पाएं। साइकोग्राफिक वेरिएबल्स हैं जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, परसेप्चुअल स्टाइल्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, रेफरेंस ग्रुप्स हैं। ये रेफरेंस ग्रुप्स क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ समूहों में रेफरेंस ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और कुछ समूहों में रेफरेंस ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस कम होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वो उसी तरीके से सोशल रोल हो गया, सोशल रोल लोगों का चेंज होता रहता है एज के हिसाब से, जेंडर के आधार पर, इनकम के आधार पर, सोशल स्टेटस के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर। तो ये अलग अलग कारक हैं। उसके बाद जनरल लाइफस्टाइल है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक वेरिएबल्स जिनके बारे में इसके पहले हमने बात की, उनके बीच का क्या कोरिलेशन है। जैसे एज के हिसाब से परसेप्चुअल स्टाइल्स चेंज होते हैं, एजुकेशन के हिसाब से भी परसेप्शंस चेंज होते हैं, पर्सनालिटीज़ बदलती हैं, एटीट्यूड्स बदलते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है लोगों की क्रियाएं, दैनिक जीवन में उनकी क्या क्रियाएं हैं, उनके इंटरेस्ट क्या हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं जिसके बारे में हमने पहले शुरू में बात की थी कि सेगमेंटेशन, कस्टमर मार्केट के सेगमेंटेशन के लिए बाज़ार का या कंज्यूमर के मार्केटिंग करने के तौर तरीकों का इतिहास भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें सेगमेंटेशन वेरिएबल्स है प्रोडक्ट यूसेज, प्रोडक्ट बेनिफिट और डिसीजन प्रोसेस। अब प्रोडक्ट यूसेज में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि किस रफ्तार से, किस बारंबारता से लोग किसी पर्टिकुलर ब्रांड का या उत्पाद का प्रयोग करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमें पता होनी चाहिए। अलग अलग ब्रांडों को लेके उनकी लॉयल्टी क्या है और किसी विशिष्ट उत्पाद को लेके लोगों का एटीट्यूड, उनका नज़रिया क्या है। फिर प्रोडक्ट बेनिफिट पे आते हैं हम लोग। प्रोडक्ट बेनिफिट में एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है कि किसी विशिष्ट उत्पाद से लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा, उसका प्रदर्शन क्या होगा। तो इन अपेक्षाओं पे खरा उतरना उत्पाद के लिए बहुत ज़रूरी है, पर खरा उतरने के लिए पहले हमें अपेक्षाओं का पता होना भी ज़रूरी है। तो ये सारा विश्लेषण बहुत एसेंशियल हो जाता है, बहुत अनिवार्य हो जाता है। दूसरा है इसमें
कि जो आवश्यकताएं हैं उनकी अपेक्षा के अनुसार कि फलाना फलाना आवश्यकता की, इस प्रकार की आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति होगी इस प्रकार के उत्पाद से। तो ये इन आवश्यकताओं का पता लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन्हें संतुष्टि प्रदान कर सकें उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए। फिर अलग अलग ब्रांड्स को लेकर लोगों के परसेप्शन क्या, उनका नज़रिया क्या है, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लेवल क्या है लोगों का। रांची में मुझे याद है 2 अखबार लॉन्च हुए, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, और अपनी लॉन्चिंग के पहले उन्होंने वृहद पैमाने पर मार्केट सर्वे कंडक्ट किया। तो लोगों को डिप्यूट किया और उन्हें घर घर भेजते थे क्वेश्चनर के साथ, और सभी हाउस होल्ड्स में जाके जहाँ पे लोग अखबार ले रहे होते थे या नहीं भी ले रहे होते थे वहाँ पे वो सर्वे करके क्वेश्चंस के जवाब पूछते थे। उसी से ये मेजरमेंट किया जाता है कि जो वर्तमान एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं, जिन चीज़ों को लेके वो असंतुष्ट हैं वर्तमान उत्पादों से। तो ये आ गया प्रोडक्ट बेनिफिट के अंतर्गत। उसके बाद फिर डिसीजन प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। तो डिसीजन प्रोसेस में शॉपिंग पैटर्न लोगों का क्या है ये जानना ज़रूरी है। कब खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितने का खरीदते हैं, स्पेंडिंग क्या है उनकी, ठीक है। तो किसी समय विशेष पे खरीदते हैं या साल भर खरीदते रहते हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मीडिया यूज़ पैटर्न्स हैं, किस प्रकार के मीडिया का लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑडियो मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो विजुअल मीडिया और ऑडियो मीडिया में भी बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर मास मीडिया के न्यूज़पेपर्स हो गए, तो किस प्रकार का न्यूज़पेपर, ये पूरा माइन्यूट डिटेल्स जानना ज़रूरी है ताकि हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बहुत इफेक्टिव बना सकें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सर्च, लोग कितना समय देते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, बिल्कुल नहीं करते, या करते हैं तो स्रोत क्या है ताकि हम उन्हें प्रभावित कर सकें या वहाँ अपने संबंध में जानकारी दे सकें। तो ये सब बहुत ज़रूरी है इनका विश्लेषण करना। और इसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसके आगे आ रही हैं। एक है प्राइस सेंसिटिविटी, लोगों की आमदनी सीमित होती है तो मूल्य को लेके सेंसिटिव होते हैं आमतौर पे। तो मूल्यों को लेके सेंसिटिविटी का लेवल क्या है, कितने सेंसिटिव हैं लोग, कुछ हर किसी की आमदनी सीमित है तो इसी सेंसिटिविटी के आधार पर वो उसकी क्रय प्राथमिकताएं तय होती हैं। उसी तरीके से प्रमोशन सेंसिटिविटी, कुछ लोग प्रमोशन के प्रभाव में ज़्यादा आते हैं, कुछ लोग कम आते हैं, इन सब का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद प्लेस सेंसिटिविटी, कुछ लोग दूर जाके भी उत्पाद क्रय करने में परहेज नहीं करते, कुछ लोगों को बिल्कुल अपने डोर स्टेप्स पे चाहिए। तो इस तरीके इन सभी चीज़ों का विश्लेषण अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल मार्केट्स के सेगमेंटेशन के ऊपर। इंडस्ट्रियल मार्केट सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स थोड़े से अलग हैं। इसमें एक डेमोग्राफिक वेरिएबल तो है, उसके बाद ऑपरेटिंग वेरिएबल्स हैं, परचेजिंग अप्रोचेस वेरिएबल है, सिचुएशनल फैक्टर्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम डील कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। तो डेमोग्राफिक्स में हमें इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारियाँ कुछ बातें जानना ज़रूरी है, कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है कि इंडस्ट्री की प्रकृति क्या है, उस उद्योग की जिसके साथ हम डील करने जा रहे हैं, किस प्रकार का है वो, उसका साइज़ क्या है, आकार क्या है, लोकेशन क्या है उसका। ऑपरेटिंग वेरिएबल्स में वो किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हैं। यूज़र नॉन यूज़र स्टेटस, मतलब कि वो उद्योग स्वयं प्रयोग करेगा उत्पाद का या फिर वो किसी दूसरे के लिए उत्पाद का क्रय कर रहा है, या उस उत्पाद में कुछ चेंजेस करके वो किसी दूसरे को दे देगा। फिर उसके बाद कस्टमर कैपेबिलिटीज़ रिक्वायरमेंट्स, वो भी एक उपभोक्ता है या किसी उपभोक्ता के बिहाफ पे क्रय कर रहा है, तो उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद परचेजिंग अप्रोचेस वेरिएबल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, जैसे जो उद्योग हमारा संभावित क्रेता है, ग्राहक है, वो उसकी परचेजिंग पॉलिसी किस प्रकार की, सेंट्रलाइज्ड है या डिसेंट्रलाइज्ड है, इकट्ठे सभी यूनिट्स के लिए एक साथ परचेज एक जगह से होती है या अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट्स के लिए परचेज किया जाता है। फिर पावर स्ट्रक्चर क्या है, कौन किसको निर्देशित करता है, कौन अंतिम रूप से निर्णय लेता है, कौन सा विभाग वहाँ पे हावी है। उसके बाद फिर जो अगर मान लें कि वो अब भी वर्तमान में भी हमारा उपभोक्ता है, हमसे क्रय कर रहा है, तो वर्तमान जो हमारा संबंध है उसके साथ, वर्तमान रिश्ता है वो किस प्रकार का है। फिर उस उद्योग की जनरल परचेज पॉलिसी क्या है और परचेजिंग क्राइटेरियाज क्या क्या हैं। उसके बाद सिचुएशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अर्जेंसी आती है, कभी कभी बहुत अर्जेंट होता है परचेज करना, तो इसका हमें पता होना चाहिए कि हम ढंग से बार्गेन कर सकें, नेगोशिएट कर सकें। उसके बाद स्पेसिफिक एप्लीकेशन, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का अगर वो प्रयोग कर रहा है
या उस उत्पाद का कुछ विशिष्ट प्रकार का प्रयोग है, तो उसका हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर का साइज़ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेगमेंटेशन वेरिएबल है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर उद्योग का अपना एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो आमतौर पर लोग उन लोगों के साथ डील करना, उन लोगों के साथ बिजनेस करना, ट्रेड करना प्रेफर करते हैं जो उनसे सिमिलर हो। तो बायर और सेलर में क्या सिमिलैरिटी है इसका पता होना चाहिए। रिस्क को लेके क्या एटीट्यूड है उद्योग का, वो हमें पता होना चाहिए। और उनकी ब्रांड लॉयल्टी क्या है, हमें इसका पता होना चाहिए। तो अपने चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है टारगेट सिलेक्शन अप्रोच। कि कैसे हम किसी विशिष्ट सेगमेंट को लक्षित कर सकते हैं। तो उसको किसी, जब हमने सेगमेंटेशन कर लिया तो अलग अलग खंड हमारे पास उपलब्ध हो गया। अब उन खंडों में से लक्षित खंड का चुनाव कैसे किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला अप्रोच जो है वो है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें हम सिंगल मार्केटिंग मिक्स यूज़ करते हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की विशिष्टता है कि इसमें अलग अलग समूहों के लिए, अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग विपणन मिश्रण तैयार नहीं किए जाते। इसमें एक ही विपणन मिश्रण तैयार किया जाता है और सभी टारगेटेड जो हमारे खंड होते हैं, सभी लक्षित खंड होते हैं, उन सबके साथ उसी एक विपणन मिश्रण के तहत व्यवहार किया जाता है। इसके बाद है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच। इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स के लिए, खंडों के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उत्पाद और बहुत बड़ी संख्या में उत्पादों की एक श्रृंखला बाजार में उतार देते हैं। फिर इसके बाद आता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच। तो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच में है कि हम किसी एक लाभदायक सेगमेंट का चुनाव करते हैं। हमें लगता है कि यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जो आमतौर पर उच्च आमदनी वाला वर्ग होता है, जिसमें इनकम लोगों की ज़्यादा है, और उनके साथ ही हम व्यावसायिक व्यवहार करते हैं। तो उनके उनके लिए ही सारी विपणन क्रियाएं हम अपनी निर्धारित करते हैं, तय करते हैं। इसे हम निश मार्केटिंग भी कहते हैं। इसके बाद एक और अप्रोच है, वो है माइक्रो मार्केटिंग। तो माइक्रो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि निश मार्केटिंग से भी आगे बढ़ के कि हम बहुत छोटे सेगमेंट को, बहुत छोटे सेगमेंट के साथ डील करते हैं, बहुत छोटे सेगमेंट को टारगेट करते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जैसे उनके पोस्टल कोड का इस्तेमाल करके, उनके लाइफस्टाइल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन और कस्टमाइजेशन ऑफर्स दिए जाते हैं कि आपके हिसाब से हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को इस तरीके से टेलर कर देंगे कि वो आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ हो, सक्षम हो। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पोजीशनिंग। तो ये जो पोजीशनिंग है, इसमें पोजीशनिंग से हमारा तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से अपने उत्पाद को बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार में प्रस्तुत करने का मतलब है कि लोगों की जो मनोदशा है, जिस तरीके से, जिस नज़रिए से वो किसी एक उत्पाद को देखते हैं, उस नज़रिए में, उस मनोदशा में हम अपने उत्पाद को कहाँ फिट कर पाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोजीशनिंग अगर सही रही तो आधी लड़ाई हम जीत जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशनिंग का आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, मतलब समझाया हुआ है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने उत्पाद को एक विशिष्ट तरीके से लोगों के दिमाग में, जो हमारे संभावित क्रेता हैं, उनके मन मस्तिष्क में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही पोजीशनिंग है, इसी प्रक्रिया को हम पोजीशनिंग कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, तो हमें अपने उत्पाद के संबंध में एक ऑफर डेवलप करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, जो लोगों के नज़र में, जो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनके नज़र में कुछ मूल्य रखे और उन्हें लगे कि ये इसमें कुछ विशिष्टता है, ये बाकी से कुछ अलग हट के है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पोटेंशियल बायर्स होते हैं, संभावित क्रेता जो हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफर करते हैं कि कैसे हम अपने प्रतिस्पर्धियों से, अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने उत्पादों से ज़्यादा बेहतर हैं या भिन्न हैं। फिर अब पोजीशनिंग के टाइप्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो पोजीशनिंग के अलग अलग बहुत से टाइप्स हैं। पहला है एट्रीब्यूट पोजीशनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ये उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर आधारित होता है।
कि किस तरीके से कौन सा उत्पाद, हम आगे देखेंगे, उदाहरण है हमारे पास आगे की स्लाइड्स में। तो यहाँ पे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो उन्हें ज़्यादा सूट करेंगे, या किसी विशिष्ट गुणवत्ता को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं अपने ऑफर में। उसके बाद बेनिफिट पोजीशनिंग है। बेनिफिट पोजीशनिंग में हम अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की विशिष्टताएं, उससे होने वाले लाभ क्या है, ग्राहकों के लिए उसका प्रयोग करना क्यों ज़रूरी है, क्या किस प्रकार से हम उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटर पोजीशनिंग है कि हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ, और हम क्या करते हैं कि कंपैरिजन ड्रॉ करके खुद को ज़्यादा बेहतर बताने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे वेल प्लेस्ड है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाली बात है यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रोडक्ट कैटेगरी पोजीशनिंग है कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं, किन के लिए पोजीशन कर रहे हैं। एलाइट क्लास के लिए, जो उच्च आम आय वाला वर्ग है, उनके लिए विशिष्ट उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और बाकी जो भीड़ है उससे हट के एक विशिष्ट उत्पाद के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो हमारा उत्पाद है ये आपको विशिष्ट तरीके की संतुष्टि देगा जो बाकी अन्य उत्पाद नहीं देंगे। तो एक ये तरीका है। उसके बाद फिर एक है क्वालिटी या प्राइस पोजीशनिंग, कि जो हम कीमत, मूल्य निर्धारित किया हमने उत्पाद का, जो कीमत हम वसूल रहे हैं उत्पाद के लिए, उसके बदले में हम आपको अधिकतम संतुष्टि प्रदान कर रहे हैं, बेस्ट वैल्यू दे रहे हैं आपके। अब आ जाते हैं हम लोग पोजीशनिंग एरर्स के ऊपर। तो पोजीशनिंग एरर्स की अगर हम लोग बात करें तो 4 तरीके के पोजीशनिंग एरर्स होते हैं। एक है अंडर पोजीशनिंग। अंडर पोजीशनिंग का मतलब एक ऐसी पोजीशनिंग जहाँ पे हमने किसी यूनिक चीज़ को ही हाईलाइट किया, जो यूएसपी की हमने बात की थी, किसी यूनिक एट्रीब्यूट को ही हाईलाइट किया है, परंतु वो कस्टमर्स के लिए किसी मोल का नहीं, किसी महत्व का नहीं है। हमारे नज़र में वो यूनिक है, बट कस्टमर्स उसको यूनिक नहीं मानते या मूल्यवान नहीं मानते। फिर दूसरा जो एरर है वो है ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग क्या होता है कि इसमें उत्पाद जो हमने जो दावे किए हैं अपने उत्पाद के बारे में, जो ऑफर गढ़ा कस्टमर के लिए, तो ऑफर गढ़ते समय जो हमने दावे किए, उन दावों पे हमारा उत्पाद खरा नहीं उतर पाया, ठीक है। उत्पाद का जो प्रदर्शन है वो हमारे दावों से मेल नहीं खाता, तो इसे हम ओवर पोजीशनिंग बोलते हैं। फिर एक है कंफ्यूज्ड पोजीशनिंग, कि हमारी मंशा कुछ थी, हम उसे अलग तरीके से पोजीशन करना चाह रहे थे अपने उत्पाद को, और जिस तरीके से ग्राहकों ने लिया वो बिल्कुल अलग है, तो मिसमैच हो गया वहाँ पे। ग्राहकों का परसेप्शन और हमारी पोजीशनिंग दोनों में मिसमैच हो गया, मेल नहीं हो पाया। और एक है डाउटफुल पोजीशनिंग, कि हम जो दावे कर रहे हैं या हम जिस तरीके से पोजीशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, उस पर कस्टमर्स को भरोसा। तो यहाँ पे एक आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे एक एग्जाम्पल है कैसे पोजीशनिंग गलत हो गई। पोजीशनिंग गलत होने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नैनो कार का, कि उन लोगों ने टाटा वालों ने लखटकिया कार के रूप में इसको प्रमोट किया। अब भारत में कार जो है वो एक सामाजिक प्रतिष्ठा की विषय वस्तु है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पोजीशनिंग थी वो गलत हो गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या था कि लखटकिया वाला टैग लग जाने के कारण जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए एक कार के ओनर को, समाज के उनके समूह के अन्य सदस्यों के साथ, वो नहीं मिल पा रही थी। उल्टे लोग उपहास का पात्र हो जा रहे थे, नैनो खरीदने वालों को लोग हे दृष्टि से देखने लगे थे, तो इसीलिए मजाक उड़ाते थे। तो ये इस तरीके से वो मीम्स वगैरह बनने लगे कि ये पोजीशनिंग गलत हो। अब हम आते हैं पोजीशनिंग मैप पर। तो जब भी हम पोजीशनिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो इसी तरीके से एक मैप बनाते हैं, और इस पोजीशनिंग मैप में आप देखिएगा अलग अलग वेरिएबल्स लिए गए हैं, जैसे लग्जरी और इकोनॉमी है ऑपोजिट एंड्स में, और फैमिली और 2 सीटर है। तो पोर्श 911 ये क्या है, एक 2 सीटर कार है और लग्जरी कार है। उसी तरीके से BMW टूरर ये एक फैमिली कार है, फिर भी लग्जरियस है। अब हम आते हैं इकोनॉमी क्लास की तरफ, कि 2 सीटर में इकोनॉमी क्या है, मिनी कूपर एक मॉडल है जो इकोनॉमी भी है, कीमत भी उसकी कम है, और फिर भी वो 2 सीटर है। उसी तरीके से एक फैमिली कार है और इकोनॉमिकल है, वो है वॉल्वो। तो ये पोजीशनिंग मैप है। अब हमें निर्धारित करना पड़ेगा, इसी तरीके से हम एक मैप ड्रॉ करते हैं और हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम क्या वेरिएबल्स यूज करेंगे और हम अपने प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आइडियल पोजीशनिंग मैप आगे क्रिएट किया हुआ है। अब
जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पोजीशनिंग की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं हाई प्राइस लो प्राइस, ये दो वेरिएबल्स, और लो क्वालिटी हाई क्वालिटी, ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग मॉडल्स हैं जो अलग अलग तरीके से पोजीशनड हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इसमें आप जैसे ऑडी का एग्जांपल देख लीजिए कि प्राइस भी हाई है और क्वालिटी भी हाई है। उसी तरीके से कुछ गाड़ियां हैं जिनकी क्वालिटी लो है पर प्राइस भी लो है, तो वैक्सवैगन, रेनॉल्ट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्राइसेस हाई हैं बट उनकी क्वालिटी लो है। ये मॉडल्स आमतौर पे इस तरीके के मॉडल्स प्राय हम अगली स्लाइड में आ गए। ये एसटीपी प्रोसेस को बताता है कि सेगमेंटेशन करते हैं, सेगमेंटेशन के बाद हम क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। सेगमेंट्स जो हमने तय निकाले, अलग अलग सेगमेंट्स किए, उन सेगमेंट्स में हम लक्षित करते हैं कुछ विशिष्ट सेगमेंट्स को, जिनके साथ हमें लगता है कि लाभदायकता हमारी ज़्यादा होगी, इनके साथ डील करना आसान है। उन्हीं के अनुकूल हम विपणन नीतियाँ बनाते हैं, उत्पाद वगैरह तैयार करते हैं, विपणन व्यू की रचना करते हैं, और उन्हीं के बीच हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं STP प्रोसेस, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अब हम एक टॉपिक की तरफ आते हैं, यह है रीपोजिशनिंग। क्यों इसकी जरूरत है? तो रीपोजिशनिंग जो है ये कभी कभी अगर हमने पोजिशनिंग एरर्स की बात की, तो अगर हमारा उत्पाद नहीं चल पाता, कुछ एरर हो गया, लोग उसको सही तरीके से नहीं ले रहे, ठीक है, तो हमारे पास बहुत से अलग अलग ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ये भी है कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट से कम्प्लीटली विड्रॉ कर लें, कुछ ना करें उसके लिए, कोई नया उत्पाद मार्केट में लॉन्च कर दें उसे वापस लेके, या फिर हमारे पास और विकल्प हैं कि हम अपने मार्केटिंग मिक्स को मॉडिफाई करें, अपने प्रोडक्ट को रीपोजिशन करें और अपने प्रोडक्ट को क्या करें, उसकी गुणवत्ता में, उसकी बेनिफिट्स में, उसके फीचर्स में एनहांसमेंट करें, इम्प्रूव करें अपने प्रोडक्ट को। तो रीपोजिशनिंग में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऊपर बाजार से बाहर होने का खतरा है उसके साथ हम युद्ध लड़ रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे रेवेन्यूज में कमी आ रही है, घट रहे हैं हमारे रेवेन्यूज, ठीक है। तो इनको चेक करने के लिए हमें अपने बाजार को फिर से बाजार का मूल्यांकन करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए, अपने मार्केटिंग मिक्स को फिर से रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ पे कमी रह गई है, क्या चीज़ें गलत गई हैं हमारे साथ। फिर हमें जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को रीअलाइन करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखेंगे अपने स्क्रीन पे, कोक इंडस्ट्री में किस तरीके से रीपोजिशनिंग हुई। तो इसमें क्या था कि पेप्सी ने खुद को, कोका कोला में कोका कोला और पेप्सी दो मेजर प्लेयर्स हैं कोक इंडस्ट्री के। तो पेप्सी ने कैसे खुद को रीपोजिशन किया, आप देखिए कि यहाँ पे ये जो पोजिशनिंग मैप है इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, पुअर टेस्ट एक्स एक्सिस पे और बेटर टेस्ट, किसका टेस्ट ज़्यादा खराब है, किसका टेस्ट बढ़िया है। फिर उसके बाद है यूथ, वाई एक्सिस में ऊपर में यूथ आप देख रहे हो और नीचे में ओल्ड एल्डरली पीपल। तो पहले कोक कहाँ था, कोक आप देखिएगा कि उसका टेस्ट भी बढ़िया था और यूथ के बीच वो खासा पॉपुलर था। पेप्सी के रीपोजिशनिंग के बाद पेप्सी ने खुद को उससे आगे पोजीशन कर लिया। अब पेप्सी कहाँ चली गई, पेप्सी बीच में सेंटर में थी पहले, वहां से निकल के पेप्सी कहाँ पहुंच गई, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब वो यूथ को ज़्यादा अपील कर रहा है और उसका टेस्ट भी ज़्यादा एनहांस्ड हो गया, बेटर हो गया। और कोक, पेप्सी के रीपोजिशनिंग के बाद कोक की क्या स्थिति हुई कि कोक नीचे आ गया। अब वो क्या है कि ओल्डर जनरेशन वाले उसे प्रेफर करते हैं, एल्डरली पीपल प्रेफर करते हैं, और एल्डरली पीपल कम स्पेंडिंग करते हैं कोक के पीछे। तो इसीलिए इसमें मेजर जो हमारा परचेज ग्रुप है जो ज़्यादा क्रय करता है कोक प्रोडक्ट्स को, वो यूथ है। तो पेप्सी ने खुद को यूथ के बीच पॉपुलर कर लिया बेहतर टेस्ट के साथ, और कोका कोला का डाउनफॉल हो गया, अब उसका टेस्ट भी खराब हो गया और वो एल्डरली के साथ चला। उसी तरीके से यहाँ पे और एक एग्जांपल है माउंटेन ड्यू का कि कैसे उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को रिपोजिशन किया। तो पहले आप देखिए ओल्ड माउंटेन ड्यू का है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग कैफिन, नो कैफिन वाई एक्सिस में, और अगर आप देखेंगे एक्स एक्सिस में तो नो शुगर और हाई शुगर। तो ये 4 वेरिएबल्स थे इस क्वाड्रेंट में। आप देखिएगा पहले माउंटेन ड्यू क्या था कि हाई शुगर था और नो कैफिन था, ठीक है, उस समय उसका सेल क्या था, कम था। बाद में क्या किया कि हाई शुगर उन्होंने मेंटेन किया, बट उन्होंने हाई शुगर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कैफिन कर दिया,
तो उससे क्या हुआ कि उनके सेल फिगर्स ऊपर। यूथ को हाई कैफीन वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, स्ट्रॉन्ग कैफीन वाली। तो टाइप्स ऑफ रीपोजिशनिंग के ऊपर अब हम लोग आ गए। टाइप्स ऑफ रीपोजिशनिंग की हम बात कर लेते हैं। इसमें बहुत से अलग अलग टाइप्स हैं इसके। पहला है चेंज ऑफ इमेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अपने अपनी जो छवि है लोगों के बीच, इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं। एक है वैल्यू ओरिएंटेड। तो वैल्यू ओरिएंटेड में हम कुछ और मूल्य जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने उत्पाद के साथ, कि लोगों को ज़्यादा वो काम का लगे। सेगमेंट ओरिएंटेड, इसमें क्या है कि अलग अलग जो खंड हैं, ठीक है, हम किसी एक खंड से किसी दूसरे खंड में शिफ्ट कर सकते हैं। कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ हमारा प्रोडक्ट नहीं चल रहा, मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है हमारा और वो प्रोडक्ट हमारा वो यूथ के साथ नहीं चल रहा, तो हम एल्डरली पीपल को टैप करने की कोशिश कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद एक है सेलिब्रिटी ओरिएंटेड। सेलिब्रिटी ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को हायर करते हैं और उससे प्रमोट कराते हैं, तो उनकी जो ब्रांड इमेज है उसका फ़ायदा हमें रिपोजिशनिंग में मिलता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम सिंबॉलिज्म ओरिएंटेड। तो इसमें हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं, प्रतीकें, कुछ प्रतीक होते हैं, ठीक, उनका प्रयोग करके खुद को रिपोजिशन करने की कोशिश करते हैं। फिर अप मार्केट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या करते हैं कि हम जो लेटेस्ट तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके खुद को रिपोजिशन करने की कोशिश करते हैं। और एक है निश ओरिएंटेड, कि हम क्या करते हैं अपने उत्पाद को निश तक, जो एक उच्च आय वाला वर्ग है, उनके बीच एक निश प्रोडक्ट के रूप में फिर से रिपोजिशन कर। अब हमने इसके पहले आइडियल पोजीशनिंग की बात की थी कि किस प्रकार से हम अपने प्रोडक्ट को आइडियली पोजीशन कर सकते हैं पोजीशनिंग मैप पे। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक पोजीशनिंग मैप है। इसमें 4 वेरिएबल्स हमने लिए हैं। एक्स एक्सिस पे लो क्वालिटी एंड हाई क्वालिटी, एंड वाई एक्सिस पे लो प्राइस एंड हाई प्राइस। तो आइडियली मार्केट गैप कहाँ पे होता है, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रही है, जो रेड सर्कल है छोटा सा, वो कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में है, लो प्राइस और हाई क्वालिटी के बीच, यहीं पे गैप है मार्केट में। ये आइडियल पोजीशन है, ठीक है। अगर इस पोजीशन को हम टैप कर लेते कि कम कीमत पे हम उच्च गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध करा सके मार्केट में, तो हमारे सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो इस क्वाड्रेंट में खुद को पोजीशन कर पाएँ, वो प्रोडक्ट्स लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। लोगों को लगता है कि उनको वैल्यू ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। जो प्राइस सेंसिटिव है उनके बीच भी पॉपुलर होता है, और जो क्वालिटी सेंसिटिव लोग हैं उनके बीच भी ऐसे प्रोडक्ट्स पॉपुलर होते हैं। तो ये आइडियल क्वाड्रेंट है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सब टॉपिक की तरफ, वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपनी स्क्रीन पे देख रहे ब्लू कलर के बॉल्स के बीच में एक येलो कलर का बॉल है। तो इसी तरीके से हमें भी मार्केट में डिफरेंट दिखना है। हमें बताना है कि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे हम हटकर हैं। अब ये क्या है कि खुद को, जो अपने उत्पाद को बाकी प्रतिस्पर्धी उत्पादों से अलग करने की, अलग दिखाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर जैसे प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो फीचर्स हो गए, वारंटी हो गई, ड्यूरेबिलिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया। इसके आधार पे अगर वास्तव में प्रोडक्ट में ही कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर हम प्रोडक्ट के अन्य आयामों, जैसे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, या उसके द्वारा दी गई सर्विसेज को लेके, कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके, फर्म के रेप्यूटेशन को या ब्रांड के रेप्यूटेशन को लेके, या फिर अपने प्राइस को लेके डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग अलग एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पर दिए हुए। जैसे सर्विस डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें, तो कितने सुविधाजनक तरीके से ग्राहक ऑर्डर कर सकता है, क्रय आदेश दे सकता है, फिर कस्टमर्स को हम कोई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण वगैरह प्रदान करते हैं या नहीं, ये सर्विस डिफरेंशिएशन में हो गया। बहुत बार कुछ उत्पादों को प्रयोग में लाने के लिए कस्टमर्स को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जांपल है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल क्या है, उसको यूज़ करने के लिए, अगर ऑटोमेटिक है तो यूज़ करने के लिए बिल्कुल ग्राहकों को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये सर्विस डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आ गया। फिर उसी तरीके से चैनल डिफरेंशिएशन में कि क्या कवरेज है, कितने क्षेत्र तक हम वितरण करते हैं, बड़ा क्षेत्र है या छोटा क्षेत्र है, एक्सपर्टीज़ हमारी क्या है, परफॉर्मेंस क्या रही है, ठीक है। उसके बाद फिर रिलेशनशिप डिफरेंस में, डिफरेंशिएशन में कॉम्पिटेंस आ गया, कर्टसी आ गई, हमारे जो स्टाफ हैं वो कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने कर्टियस हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है।
फिर रेपुटेशन, लोगों के नज़र में हमको लेके क्या परसेप्शन है, हमारे प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है। सब एग्जांपल देख लीजिए, इंडियन मार्केट में टाटा एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड नेम है। नैनो का एक उनका वो प्रोडक्ट सही नहीं गया, बट बेसिकली आप देखिएगा प्रायः टाटा के प्रोडक्ट्स जब बाज़ार में आते हैं तो लोग उनके ब्रांड को लेके, लोगों के बीच एक अलग नज़रिया है उनके ब्रांड को लेके लोगों का। वो एक प्रतिष्ठा है, उनकी अपनी साख है, क्रेडिबिलिटी है, गुडविल है। तो लोगों का परसेप्शन उनके बारे में हमेशा सकारात्मक ही होता है प्रायः। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग किस प्रकार की हमारी है, कम्युनिकेशन किस प्रकार का है, तो इनके ज़रिए हम डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्राइस डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, प्राइस डिफ्रेंशिएशन में एक कस्टमर्स के इससे नज़रिए से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वांटिटी की, हम उसी मूल्य में हमारे प्रतिस्पर्धी कुछ दूसरी मात्रा दे रहे हैं और हम किसी दूसरी मात्रा में उत्पाद दे रहे हो। और फिर सेगमेंट के साथ भी कि अलग अलग सेगमेंट्स के लिए हम अलग अलग प्राइसेस पे, जैसे ये बहुत कॉमन है अर्बन मार्केट्स के लिए, कंपनीज क्या करती हैं, बड़े पैकेट्स, बड़े बॉटल्स, बड़े साइजेस में प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। और रूरल मार्केट्स के लिए या सब अर्बन मार्केट्स के लिए छोटे साइज में रीसाइज कर देते हैं प्रोडक्ट को। और क्योंकि रूरल एरियाज में परचेसिंग पावर कम है तो रीसाइज कर देते हैं, तो उनके लिए अफोर्डेबल आइडियल पोजिशनिंग मैप आगे क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पोजिशनिंग की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं हाई प्राइस, लो प्राइस, ये दो वेरिएबल्स है, और लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ये एक्स एक्सिस के अक्रॉस दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग मॉडल्स हैं जो अलग अलग तरीके से पोजिशनड हैं, ठीक है, मार्केट में। तो इसमें आप जैसे ऑडी का एग्जांपल देख लीजिए कि प्राइस भी हाई है और क्वालिटी भी हाई है। उसी तरीके से कुछ गाड़ियां हैं जिनकी क्वालिटी लो है पर प्राइस भी लो है, तो वैक्सवैगन, रेनॉल्ट, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। और कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनके प्राइसेस हाई हैं बट उनकी क्वालिटी लो है। ये मॉडल्स आमतौर पे, इस तरीके के मॉडल्स प्रायः फेल कर जाते हैं। उत्पादों से ज़्यादा बेहतर हैं या भिन्न हैं। फिर अब पोजिशनिंग के टाइप्स के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो पोजिशनिंग के अलग अलग बहुत से टाइप्स हैं। पहला है एट्रीब्यूट पोजिशनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर आधारित होता है कि किस तरीके से कौन सा उत्पाद, हम आगे देखेंगे, उदाहरण है हमारे पास, सिनोनिमस हो जाते हैं अपने सेगमेंट में। जैसे बहुत पहले की बात है, इंडियन मार्केट में, और अभी भी जो रूरल एरियाज में रहते होंगे देखेंगे कि निरमा जो है वो खासा लोकप्रिय उत्पाद होता था। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्रतिष्ठा है, ये गुडविल है निरमा की, कि लोग किसी तरीके का डिटर्जेंट पाउडर खरीदने दुकान पे जाते तो वो ये नहीं कहते कि मुझे ये वाला डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, वो खरीदते कुछ भी है बट वो दुकान में जाके कहते हैं निरमा दो। तो ये कि जब प्रोडक्ट सिनोनिमस हो जाए अपने सेगमेंट में, जो जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, तो कैटेगरी को लोग उसी प्रोडक्ट के नाम से जाने लगे, तो किसी प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़े सफलता की बात है। तो इसके साथ ही हम अपने प्रेजेंटेशन के अंत में आ गए। एक छोटी सी समरी है जो आपके स्क्रीन पे है कि जो खंडीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है, साइज़ बहुत बड़ा है और डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, ये सब अलग अलग हिस्से जो हैं देश के, एक राज्य के अंदर ही आप बहुत सी भिन्नताएं देखेंगे। आप रांची के मार्केट को जमशेदपुर के मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे। उसी तरीके से धनबाद जो है वहाँ का मार्केट जमशेदपुर के मार्केट से अलग होगा। तो इन नेबरिंग सिटीज़ में आप देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और इतने डाइवर्स कंडीशंस में सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी की आवश्यकता है। आप एक उत्पाद से अगर बहुत बेसिक रोज़मर्रा के जीवन से, जीवन उपयोगी उस तरीके का कुछ है, मेडिसिन हैं, तो फिर तो सबके लिए ज़रूरी है। बट जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, हाउस होल्ड गुड्स होते हैं, उनके साथ क्या है कि वो सभी के नीड्स को कैटर नहीं कर सकते सिंगल प्रोडक्ट के साथ। तो वहाँ पे सेगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा पॉपुलेशन है और डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, STP अप्रोच, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग अप्रोच अपनाते हैं,
जिसकी मदद से मार्केटर्स क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं किसे, स्मॉल सेगमेंट्स को, स्मॉल सेक्शंस ऑफ कस्टमर्स को। तो बड़े पॉपुलेशन में उसी पॉपुलेशन से लोगों के छोटे छोटे समूहों को हम निकालते हैं, जिनके साथ हम अपनी विपणन क्रियाएं कर पाने में समर्थ हों, ज़्यादा बेहतर तरीके से जिन्हें हम समझ पाएँ, उनकी आवश्यकता को ज़्यादा बेहतर तरीके से संतुष्ट करते हुए लाभ अर्जित कर सकें। अब इसके लिए हमें जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो अपने जो टारगेटेड सेगमेंट है उसी के अनुकूल हम अपनी विपणन व्यू रचना करते हैं। विपणन व्यू रचना हम पढ़ चुके हैं विपणन मिश्रण में कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन आते हैं। तो ये प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स इसी सेगमेंटेशन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वो जो कुछ भी काम करते हैं वो बिल्कुल प्लान्ड तरीके से करते हैं, और उस प्लानिंग के लिए जो हमें डेटा चाहिए होता है वो इसी सेगमेंटेशन से और सेगमेंटेशन के एनालिसिस से हमें मिलता है। तो हम लोग फिर बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। इस प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सकुशल रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, खुद को भी सेफ रखिए, अपने परिजनों को, अपने मित्रजनों को, अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहिए, सुरक्षित रखिए।